हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ अनिल मोहन जी का उपन्यास खबरी का पार्ट 11। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। कई सवाल मंगलू के मस्तिष्क में उठने लगे। सबसे बड़ा सवाल तो उसके सामने ये आया कि क्या भवतारा ने उसे मारा है। अगर मारा है तो क्यों। मंगलू का दिमाग खराब सा होने लगा। ऐसी क्या बात हो गई कि भवतारा को इसकी जान लेनी पड़ी। अवश्य पैसे का ही झगड़ा हुआ होगा। युवती पैसे मांग रही होगी और भवतारा के पास तो पैसे हैं नहीं कि उसे दे देता। ऐसे में भवतारा उसे मारकर चला गया। पुलिस को खबर कर दी, पूछा किसी ने। हाँ, मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से पुलिस को खबर की है, वो आती ही होगी, जवाब मिला। मंगलू के चेहरे पर गंभीरता थी, व्याकुलता थी। तभी वातावरण में पुलिस सायरन की आवाज़ गूंजी। मंगलू ने वहाँ से निकल जाना ही उचित समझा और आगे बढ़ गया। मंगलू वापस मंदिर पहुंचा तो रात के 10 बज रहे थे। मंदिर का गेट बंद हो चुका था। उसे समझ में न आया कि वह अब कैसे भीतर प्रवेश करे। मध्यम सी ठंडी हवा चल रही थी। मंदिर के भीतर 2-3 जगह बल्बों का प्रकाश हो रहा था। मंदिर के भीतर 1-2 लोग उसे दिखे भी, परंतु किसी से गेट खोलने को कहना ठीक नहीं था, क्योंकि मंदिर की सीमा के भीतर पांव रखते ही वो दूसरों की निगाहों से गायब हो जाता और हड़कंप मच जाता। वो सब घबरा जाते। मंगलू वहीं टहलता सोचता रहा कि कैसे भीतर प्रवेश करे। मंदिर तक आती सड़क सुनसान थी। अब रात के वक्त कौन मंदिर में आएगा कि गेट खुले। मंगलू भीतर की दीवार के साथ साथ आगे बढ़ गया। वो भीतर प्रवेश करने का कोई और रास्ता तलाश कर लेना चाहता था और रास्ता मिला भी। दाईं तरफ मंदिर की दीवार के पास बहुत बड़ा मलबा डाल रखा हुआ था। वो मलबे पर जाकर खड़ा हुआ तो दीवार की मुंडेर अब ज़्यादा ऊंची न थी। मंगलू ने छलांग भरी और दीवार की मुंडेर थाम ली। फिर दीवार पर चढ़ा और उसके बाद खुद को संभालते हुए दूसरी तरफ कूद गया। ये मंदिर का छोटा सा बाग था। वहाँ कुछ पेड़ और फूलों की क्यारियाँ लगी थी। मंगलू आगे बढ़ गया। सामने से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया, परंतु मंगलू निश्चित था कि वो मंदिर के भीतर अदृश्य है, उसे नहीं देख सकेगा वो। फिर मंगलू ने तरकीब से उस दीवार को सरकाकर भीतर प्रवेश किया और भीतरी खूंटी को खींचने से वो दीवार अपनी जगह पर आकर टिक गई। मंगलू ने गहरी सांस ली और आसपास देखा। वो ही गोल कमरा था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। शायद भवतारा अभी आया नहीं है। इस विचार के साथ वो सीढ़ियों की तरफ चढ़ गया। एक बार तो भवतारा के कमरे पर नज़र डाल लेना चाहता था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने मृत युवती का चेहरा घूम रहा था। यही सोच रहा था कि जो भी हो, भवतारा को उसकी जान नहीं लेनी चाहिए थी। किसी और तरह से मामले को निपटा लेता। सीढ़ियाँ तय करके मंगलू ऊपर पहुंचा। भवतारा के कमरे का दरवाज़ा खुला था। दरवाजे के बीचों बीच जा खड़ा हुआ मंगलू। भवतारा बेड पर पीठ के बल पस्त होकर लेटा हुआ था। बाहें बेड पर ऊपर की तरफ फैली हुई थी और टांगें भी दाएं बाएं को फैली हुई थी। बहुत चैन की नींद ले रहा था वो। होठों से मध्यम से खर्राटे निकल रहे थे। मंगलू वहीं खड़ा देखता रहा उसे। चेहरे पर गंभीरता से भरे शांत भाव थे। फिर जब पलटने लगा कि ठिठक गया। छाती पर से कमीज का कुछ हिस्सा लाल सा नजर आ रहा था। पेंट पर भी लाल बड़ा सा धब्बा दिखा। मंगलू कमरे के भीतर प्रवेश कर गया। बेड के पास आकर रुका और कमीज पर ऊपरे
बड़े से लाल डब्बे को ध्यान से देखने लगा। पहचानने में ज़्यादा देर न लगी कि वो खून का डब्बा है जो कि सूख चुका था। पेंट पर लगे खून के डब्बे को भी पहचाना। उस युवती का ही खून लगा होगा, उसने सोचा। परंतु तभी उसकी निगाह बहुतारा के चेहरे पर पड़ी तो माथे पर बल आ ठहरे। मुंह, होठ, गाल, हर जगह पर खून लगा था जो कि सूख गया था। चेहरे पर खून कहाँ से आ गया, उसने सोचा। कल रात भी बहुतारा जब वापस लौटा था तो उसकी कमीज पर खून के दाग थे। मंगलू की सोचों में सवाल तो थे परंतु जवाब न था। अगले दिन मंगलू की आंख खुली तो दिन के 8 बज रहे थे। नहा धोकर वो तैयार हुआ, नए कपड़े पहने। तब 10 बजने जा रहे थे। उसकी आंखों के सामने बार बार कामिनी की सूरत नाच रही थी। भोली बाली खूबसूरत कामिनी मुस्कुराती तो सफ़ेद दांत लड़ी की तरह चमकने लगते। उसकी बातों में रस था। वो आज कामिनी को फिर अपने सामने देखना चाहता था। बहुतारा करवट लिए गहरी नींद में था। मंगलू वहाँ से निकला और मंदिर से बाहर आकर पुलिया पर जा पहुँचा। वहाँ गुनगुनी सी धूप फैली हुई थी। लोग मंदिर में आ जा रहे थे। कामिनी ने भला यहाँ कहाँ होना था। पुलिया को खाली पाकर मंगलू के चेहरे पर बेचैनी सी आ ठहरी। पुलिया पर बैठकर वह रह रहकर बेचैनी से पहलू बदलने लगा। निगाह हर पल कामिनी की तलाश में इधर उधर फिर रही थी। वक्त बीतने लगा। तब 11:30-12 का समय रहा होगा जब उसे कामिनी दिखी। मंगलू का चेहरा खिल उठा। वो इधर ही आ रही थी। कल वाला सूट ही उसने पहन रखा था। आज उसने प्रेस किए कम कपड़े उठा रखे थे। वो ही झुमके, वो ही सब कुछ। उसने भी मंगलू को देख लिया था। वो मुस्कुराई उसे देखकर, चेहरे पर मुस्कान समेटे। मंगलू उठ खड़ा हुआ। तुम आज भी यहाँ बैठे हो? पास आते कामिनी कह उठी। मैं तो 10 बजे से यहाँ बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मंगलू ने जैसे शिकायत की। मेरा इंतज़ार? हाँ तो और क्या। मैंने कब कहा था कि मैं आज मिलूँगी? तुम अपने मन से ही मेरा इंतज़ार करने लगे तो मेरा क्या कसूर। मेरा मन कहता था कि तुम आज भी ज़रूर आओगी। मन तो जो भी कहे, मैंने तो तेरे से कुछ नहीं कहा। कामिनी हंसी। हंसते हुए कामिनी की खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। मंगलू मंत्रमुग्ध सा उसे देखने लगा। वो मैंने कल भी कहा था, मुझे ऐसे मत देखा कर, दिल में कुछ कुछ होता है। हाँ होगा नहीं क्या। बापू कहते हैं अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे यूं ही किसी से बात नहीं करनी चाहिए। मेरे से तो बात कर सकती है। हाँ तेरे से बात कर सकती हूँ। कामिनी ने सिर को दाएं बाएं हिलाया। तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। दत्त बैठ जा, कपड़े थामे ऐसे ही खड़ी रहेगी क्या? मंगलू ने कहा। ओ मैं तो भूल गई, तू यहीं बैठ, मैं अभी कपड़े देकर आती हूँ, कहकर वो आगे बढ़ी। जल्दी आना। हाँ हाँ जल्दी आऊँगी। मंगलू पुलिया पर बैठ गया और जाती कामिनी को देखने लगा। 10 मिनट बाद कामिनी लौटी, हाथ में पैसे पकड़े हुए थे। मैं आ गई, बैठ बैठ। मंगलू ने पुलिया पर हाथ मारा। आज जब मैं सोकर उठा तो मुझे तेरा ख्याल आया कि शायद तू यहीं पर मिले मुझे। मेरे बापू को तेरा ख्याल पता चल गया तो वो मुझे घर बिठा लेगा, बाहर ही नहीं निकलने देगा। तेरे बापू को कैसे पता चलेगा? हम बताएंगे ही नहीं। हाँ ये बात तो तूने ठीक कही। मंगलू कामिनी को निहारने लगा। फिर तू मुझे वैसे ही देख रहा है। कामिनी ने जैसे शिकायत की। तू मुझे देखने से रोका मत कर। क्यों? तेरे को देखकर मुझे अच्छा लगता है। याद आया कल जो तेरा मालिक आया था,
जिसके पास तू नौकरी करता है वो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। क्यों, देखा नहीं था कल कि कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहा था? मुझे तो डर लगा उससे। मंगलू ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे भी वो अच्छा नहीं लगता। तो छोड़ दे उसकी नौकरी, क्यों उसके पास काम करता है? कामिनी ने सलाह दी। नहीं छोड़ सकता, उससे पैसा लेना है। कितना पैसा? बहुत सा। तो देता क्यों नहीं? कल कह रहा था कि 2-4 दिन में दे देगा। मंगलू ने कामिनी को देखकर कहा, ठीक है, तू उससे पैसा लेकर उसकी नौकरी छोड़ देना। वो जरा भी अच्छा नहीं है। ऐसा ही करूँगा, लेकिन तब तेरे से कैसे मिलूँगा? इसी पुलिया पर आकर बैठ जाना। मैं तो रोज ही मंदिर के कपड़े देने आती हूँ, कामिनी ने सरल स्वर में कहा। इसी तरह बोलेपन से भरी उनकी बातें होती रही। सबसे पहले सुबह मोना चौधरी की आंखें खुली थी। सुबह के 7 बज रहे थे। उसने सतपाल और राजन पर निगाह डाली, जो कि गहरी नींद में थे। फिर उसने रूम सर्विस से 3 कप चाय का ऑर्डर किया और कमरे का दरवाज़ा खोला। रोज की तरह दरवाजे के बाहर आज का अखबार मौजूद था। अखबार लेकर मोना चौधरी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मोना चौधरी कुर्सी पर बैठी और अखबार खोला। अगले ही पल उसकी नज़रें अखबार पर जा टिकी। आंखें सिकुड़ गई। अखबार में रात हुई युवती की हत्या का जोर शोर के साथ जिक्र था। मृत युवती के चेहरे की तस्वीर जो अखबार में छपी, और खबर कुछ इस प्रकार थी। एक लाश पिछली रात मिली और दूसरी रात को दोनों ही लाशों के शरीर में खून की एक बूंद नहीं थी। दोनों लाशों के गले पर किसी तीखी चीज के चुभाए जाने के निशान मिले। हत्यारा अपने शिकार के शरीर में से खून की आखिरी बूंद तक निकाल लेता है। कौन है हत्यारा और क्यों ये हत्याएं कर रहा है? खौफ का सिलसिला कब तक चलेगा? अब तो लोग रात को अंधेरे में घर से बाहर निकलने से भी डरने लगे हैं। इसी सिलसिले में अखबार का यह पन्ना भरा हुआ था। पुलिस वालों का इंटरव्यू भी छाप रखा था। अखबार में तरह तरह की अटकलों को जन्म दे रखा था। मोना चौधरी ने व्याकुलता से भरी सांस ली और अखबार एक तरफ रख दिया। वही हुआ जिसका डर था। बहुतारा जिंदा हो चुका था। इंसानी लहू उसका प्रिय भोजन था। इंसानी खून पीने के लिए ही वो पुनः जीवित हुआ था। अब उसने अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया था। वो रात को ही बाहर निकलता था, अपनी जगह से, और किसी एक को शिकार बनाकर अपने ठिकाने पर वापस चला जाता था। सतपाल ने ठीक कहा था कि वो जिंदा हो गया तो कहर बरपा देगा। उसने इंसानों का खून पीना शुरू कर दिया था। खौफनाक हकीकत थी ये। इसे जैसे भी हो रोकना होगा, और शैतान के बेटे को रोक पाना आसान न था। मोना चौधरी अपने ही विचारों में उलझी बेचैन होती जा रही थी। तभी दरवाज़ा खटखटाकर वेटर ने भीतर प्रवेश किया और चाय के 3 प्याले रखकर चला गया। वेटर के आने जाने के बीच सतपाल की आंख खुल गई। बढ़िया किया, चाय मंगवा ली, सतपाल उठता हुआ बोला और साथ सोए राजन को थपथपाया। उठ जा, बहुत सो लिया। राजन भी उठा। वो तीनों बेड टी लेने लगे। अखबार पढ़ लो, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। खास खबर है क्या? अखबार उठाता सतपाल कह उठा। शैतान के बेटे ने रात एक और शिकार किया। मोना चौधरी ने गहरी सांस ली। क्या? राजन चीख उठा। फिर तो ये बात पक्की हो गई कि बहुतारा जीवित ही नहीं हुआ, बल्कि इंसानों का खून पीना भी शुरू कर दिया है। कहने के साथ सतपाल ने अखबार खोला और खबर पर नज़रें दौड़ाता चला गया। राजन ने भी अखबार पढ़ा। वे तीनों ही अब गंभीर नज़र आने लगे। अब ऐसी लाशें मिलती रहेगी, राजन बोला। बहुतारा ये सिलसिला कभी ख़त्म न होने देगा। हमें उसे रोकना होगा। कैसे रोकोगे? राजन ने सतपाल को देखा। वो खबरी
सतपाल ने कहना चाहा। जाने वो खबरी कब मिलेगा हमें। मोना चौधरी उठी। हम उसके भरोसे नहीं बैठ सकते। मोना चौधरी ठीक कहती है, राजन ने कहा। क्या पता तांत्रिक मोहम्मद की बात सही भी है या नहीं, मोना चौधरी ने पुनः कहा। मोहम्मद ने ठीक कहा या गलत, ये बात नहीं है। बात यह है कि हमें कुछ करना होगा। सतपाल ने दोनों को देखा। वो बेचैन देख रहा था। अगर हमने कुछ नहीं किया तो शैतान का बेटा ऐसी लाशें बिछाकर शहर को हिला देगा, राजन ने पुनः कहा। हम कर भी क्या सकते हैं, सतपाल गंभीर स्वर में बोला। शैतान के बेटे का ठिकाना तलाश करना होगा। इतने बड़े शहर में हम उसके ठिकाने को कहाँ तलाश करेंगे। कोशिश तो कर सकते हैं, हम तीन हैं। तीनों अलग अलग दिशाओं में भागदौड़ कर सकते हैं, मोना चौधरी बोली। माना कि हमने उसे तलाश कर लिया। फिर सतपाल ने दोनों को देखा। तुम कहना क्या चाहते हो, राजन बोला। क्या हम शैतान के बेटे का मुकाबला कर पाएंगे। क्यों नहीं कर सकते, मोना चौधरी ने कहा। हम मुकाबला कर सकते हैं। तांत्रिक मोहम्मद हमारे साथ है। उसने कहा था कि हम लोग जब भी मुसीबत में पड़ेंगे तो उसे अपने पास ही पाएंगे। सतपाल के होठ बिछ गए। 1 मिनट, राजन ने टोका और सतपाल से कहा। क्या हम मोहम्मद पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ, सतपाल ने गंभीरता से सिर हिलाया। क्या मोहम्मद शैतान के बेटे से टकराने का हौसला रखता है, मोना चौधरी ने पूछा। पता नहीं, सतपाल बेचैन हुआ। उसी पल कमरे का दरवाज़ा खुला और दरवाजे पर तांत्रिक मोहम्मद खड़ा दिखा। वे तीनों चिहुक पड़े। आप, सतपाल के होठों से निकला। तांत्रिक मोहम्मद भीतर आया और मोना चौधरी को देखते हुए कह उठा। मैं पूरी तरह बहुतारा का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि उसकी शैतानी शक्तियों में पहुंच बहुत है। फिर तुम हमें किस बात की तसल्ली दे रहे थे कि तुम हमारे साथ हो, मोना चौधरी कह उठी। हम उस पर वार कर नहीं सकते तो कम से कम उसके वारों से अपना बचाव तो कर सकते हैं। बचाव का मतलब उस पर वार करना ही है। उसके द्वारा किए गए वार खाली जाएंगे तो वो उसकी हार ही है, मोहम्मद ने शांत से स्वर में कहा। फिर भी इस तरह हम ज़्यादा देर तक उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। उसका कोई भी वार हम पर सफल हो सकता है। तांत्रिक मोहम्मद गंभीर दिखा। तुम्हारी इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ मोना चौधरी। जब दुश्मन ताकतवर हो तो उसे चालाकी से मारा जाना चाहिए। चालाकी, मैं समझी नहीं। तुम्हारी सब बातों का जवाब खबरी देगा। आखिर खबरी है कौन, ये तो मैं नहीं जानता। इस बात का रहस्य तो वक्त आने पर ही खुलेगा। और वक्त कब आएगा, कभी भी आ सकता है। आज भी आ सकता है और महीने बाद भी। कई बातों का जवाब मेरे पास भी नहीं। क्या हम बाहर निकलकर शैतान के बेटे के ठिकाने की तलाश करने की चेष्टा कर सकते हैं। अवश्य, परंतु ये इतना आसान नहीं होगा। उसके बारे में कोई जानकारी पा लेना असंभव जैसा है। फिर भी कोशिश कर सकते हैं। क्या हम शैतान के बेटे को ख़त्म कर पाने में सफल होंगे, राजन ने पूछा। तुम लोगों की बुद्धि पर निर्भर है। बुद्धि, मैंने पहले ही कहा है कि दुश्मन ताकतवर हो तो चालाकी से काम लेना चाहिए। तुम एकाएक कैसे हम तक पहुंच जाते हो, या पास ही में कहीं हो, सतपाल ने पूछा। मेरे तार तुम लोगों से बंधे हुए हैं। अब जब तुम मेरी बात करोगे या खतरे में महसूस करोगे तो मुझे खबर हो जाएगी। तब मैं आना चाहूँ तो उसी पल अपने सूक्ष्म शरीर के साथ हाजिर हो सकता हूँ, जैसे कि अब हुआ हूँ। ये तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, सतपाल ने अजीब से स्वर में कहा। तांत्रिक मोहम्मद के चेहरे पर रहस्य से भरी मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। वे तीनों उसे ही देख रहे थे। तांत्रिक मोहम्मद पलटा और खुले दरवाजे से बाहर निकल गया। उसी पल
मोना चौधरी तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजे से बाहर झाँका, परंतु तांत्रिक मोहम्मद कहीं न दिखा। वो गायब हो चुका था। हमें तभी राजन ने कहा, शैतान के बेटे का ठिकाना तलाश करने की चेष्टा करनी चाहिए। मोना चौधरी और सतपाल उसकी बातों से सहमत थे, परंतु ये भी मानते थे कि बेहद कठिन काम है। बहुतारा जब तैयार हुआ तो दिन का 1 बज रहा था। आईने के सामने खड़े होकर उसने बाल संवारे, नए कपड़े पहने हुए थे, होठों के बीच मीठी मुस्कान तैर रही थी। 2 घंटे पहले जब नींद से उठा था तो मंगलू को वहाँ नहीं पाया था। वो समझ गया था कि मंगलू मंदिर के बाहर वाली पुलिया पर बैठा होगा। पुलिया के विचार के साथ ही उसकी आंखों के सामने कामिनी का चेहरा उभरा और गहरी सांस लेकर रह गया। सच में उसकी सुंदरता काबिले तारीफ थी। बहुतारा ने अलमारी के नीचे वाले खाने में रखा छोटा सा ब्रीफकेस निकाला, जो कि पुराना था परंतु नए के हाल में था। उसने अच्छी तरह ब्रीफकेस साफ किया और उसे खोला। वो खाली था। बहुतारा ने ब्रीफकेस सामने रखा, उसे बंद किया, फिर ब्रीफकेस पर हाथ रखे, आंखें बंद किए होठों ही होठों में कुछ बड़बड़ाने लगा। ये सिलसिला करीब 2 मिनट तक चला। उसके बाद वो रुका, ब्रीफकेस पर हाथ फेरा, फिर उसे खोला। अब ब्रीफकेस में ठसाठस नोटों की गड्डियाँ भरी थी। बहुतारा मुस्कुराया, ब्रीफकेस बंद किया और उसे साथ लिए उठ खड़ा हुआ। ठीक इसी पल वहाँ जंगला की आवाज़ गूंजी, शैतान के बेटे को जंगला का नमस्कार। बहुतारा ठिठका और शांत स्वर में बोला, कहो जंगला। मालिक, बेलीराम बहुत परेशान हो रहा है। क्यों? तांत्रिक मोहम्मद उसे धमकियां दे रहा है, क्योंकि मैंने उसकी शक्तियों वाला धागा तोड़ दिया था आपके चाकू की रक्षा करते हुए। रात मोहम्मद ने बेलीराम को मारा भी। मुझसे क्या चाहते हो? बेलीराम आपसे मोहम्मद की शिकायत करना चाहता था। रात की बात है, आप नींद में थे तो मैंने बेलीराम से बात की। वो चाहता है कि आप स्वयं मोहम्मद से निपटें। मोहम्मद मानने वाला नहीं, वो और तंग करेगा। शैतान के बेटे का चेहरा बिल्कुल शांत था। मुझे इस मामले में आने की क्या ज़रूरत है? बेलीराम को चाहिए कि वो मोहम्मद को समझाए। मोहम्मद मानने वाला नहीं। क्या चाहता है वो? बहुतारा ने पूछा। ये स्पष्ट नहीं, परंतु वो बेलीराम को तंग करने में लगा हुआ है। जंगला की आवाज़ गूंज रही थी। बेलीराम से कहो कि मोहम्मद से निपट ले। मोहम्मद ज़्यादा ताकत रखता है मालिक। बहुतारा के माथे पर बल उभरे तो बेलीराम ताकतें इकट्ठी करके मोहम्मद का मुकाबला कर सकता है। बेलीराम के बस का नहीं लगता मोहम्मद से निपटना। बेलीराम चाहता है कि ये काम मैं करूं। उसकी यही इच्छा है। क्या मैं लड़ाई झगड़ों के लिए जीवित हुआ हूँ? क्या इन्हीं कामों के लिए मैंने इतनी मेहनत की? जंगला की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। मैं अपने आराम के लिए जीवित हुआ हूँ। इंसानी खून पीने की इच्छा को शांत करने के लिए जीवित हुआ हूँ। इंसानी जीवन का आनंद लेने के लिए मैं पुनः अपने शरीर में आया हूँ। ऐसे में मैं अपना सुनहरी वक्त झगड़ों में क्यों खराब करूं? आप ठीक कर रहे हैं मालिक। इंसानी खून मेरी शक्तियों को बढ़ाएगा। मेरा शैतान और ताकतवर होगा। बेलीराम को अच्छी तरह समझा दो कि मैं झगड़ों के लिए अपने शरीर में नहीं आया। मेरे अपने कुछ लक्ष्य हैं, उन्हें पाना है मैंने। बहुतारा का स्वर तीखा था। जी मालिक, उसे कहो कि अपने तौर पर मोहम्मद से निपटे, शैतानी शक्तियों को इकट्ठा कर ले, तब मोहम्मद बच नहीं पाएगा। मैं कह दूंगा। मोहम्मद पर विजय हासिल करने के बाद मुझे अवश्य खबर करे। जी मालिक, मैं सिर्फ एक ही झगड़ा करूंगा। किससे? सतपाल से। उसने मेरे शैतानों को यहाँ से वापस हमारी धरती पर भेजा है। मेरे जो शैतान धरती पर आकर इंसानी शरीरों में प्रवेश करके
यहाँ का मज़ा लेना चाहते हैं। सतपाल उन्हें अपनी ताकतों से वापस भेज देता है। गलत करता है वो। बहुत शिकायतें मेरे पास आई है उसकी। उसका जीवित रहना नुकसानदेह है हमारे लिए। मेरे लिए उसकी जान लेना ज़रूरी है। वो 3 भाई हैं, तीनों ही मरेंगे। मैं अपने चंद खास काम कर लूँ, फिर इन तीनों को मौत दूंगा। इनके अलावा और किसी से मैं झगड़ा नहीं करूंगा। मुझे इंसानी खून पीकर अपनी ताकतों को मजबूत करना है। इतना मजबूत कि जब यहाँ से वापस जाऊँ तो इतना ताकतवर बन जाऊँ कि पूरा शैतान बन जाऊँ, अपने पिता से भी ज़्यादा ताकतवर। ऐसा ही होगा मालिक। मेरे पिता अब बूढ़े हो चुके हैं, शायद डरने भी लगे हैं। उन्होंने मुझे बहुत रोका कि मैं अभी अपने शरीर में वापस न जाऊं। ये समय उचित नहीं है। मेरे ख्याल में ये उनका डर बोल रहा था। समय तो अपने हाथ में होता है। समय को उचित या अनुचित बनाना ही अपने हाथ में होता है। मेरे पिता अब कमज़ोर होते जा रहे हैं। जल्द ही मुझे उनकी जगह संभालनी होगी। ऐसा ही होगा मालिक। बेलीराम को समझा दो कि मोहम्मद का मुकाबला करे, उसे ख़त्म कर दिया जाए। इस काम में तुम भी बेलीराम की सहायता करो। बेशक नर्क से कुछ और शैतानों को बुला लो, परंतु मोहम्मद को सबक सिखा कर रहो। बहुतारा ने कठोर स्वर में कहा। अवश्य मालिक, मैं अभी बेलीराम से इस बारे में बात करता हूँ। बहुतारा ने कुछ न कहा और ब्रीफकेस लेकर कमरे से बाहर निकल गया। ओ माँ, कामिनी एकाएक बड़बड़ाकर पुलिया से उठ गई। मैं जाती हूँ। इतनी जल्दी? मंगलू के होठों से निकला। बहुत देर हो गई। और वो भी आ रहा है, तुम्हारा मालिक। मंगलू ने फौरन गर्दन घुमाकर देखा। बहुतारा ब्रीफकेस थामे इसी तरफ बढ़ता आ रहा था। तुम जाओ, मंगलू बेचैनी से कह उठा। कल मिलना यहीं पर। ठीक है, कामिनी ने कहा और पलटकर तेजी से आगे बढ़ती चली गई। बहुतारा पास आ पहुंचा। कामिनी को क्यों भेज दिया तुमने? बहुतारा ने मुस्कुराकर पूछा। मैंने कहाँ भेजा, वो तो अपने आप गई है, मंगलू कह उठा। बहुतारा जवाब में सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। रात तुमने क्या किया? एकाएक मंगलू ने पूछा। रात? हाँ, उस लड़की के साथ गली में। मंगलू का स्वर तीखा हो गया। क्या किया? बहुतारा ने उसे देखा। तुम्हें अच्छी तरह पता होगा, क्योंकि जो किया तुमने किया है। मंगलू की निगाह उस पर थी। रात गई, बात गई। तुमने उसे मार दिया। रात तुम्हारे कपड़ों पर खून लगा हुआ था। अच्छा, मुझे नहीं पता। कैसे मारा उसे तुमने? क्यों मारा? मैंने पास जाकर उसकी लाश देखी थी। तुम्हें ढूंढने गया था मैं वहाँ पर। रात की बात मत करो। क्यों न करूं? तुम्हारे कहने पर मैंने उसे भेजा, लेकिन तुमने उसकी जान ले ली। बहुतारा मुस्कुराया। मंगलू गुस्से में उसे देखता रहा। कुछ पल ऐसे ही बीत गए। मंगलू ने उसके हाथ में पकड़े ब्रीफकेस को देखा। इसमें क्या है? कुछ सामान है। कहाँ जाना है अब? तुम यहीं रहो, मुझे अकेले ही जाना है। जल्दी वापस आऊँगा। उसके बाद एक साथ चलेंगे। एक साथ? आज फिर थकाओगे मुझे? बहुतारा पुनः मुस्कुराया। मेरे पैसे कब दोगे? जल्दी ही। रोज़ रोज़ पैसों की बात मत किया करो। मुझे ज़रूरत है पैसों की। अच्छा? बहुतारा हौले से हंसा। क्या करना है तुम्हें पैसों का? मंगलू होठ बींचकर रह गया। तुम जब नाराज़ होते हो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बहुतारा बोला। एक तो मेरे पैसे नहीं दे रहे, ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तू मेरा दोस्त है मंगलू, मैं तेरा मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ? ये तो हमारे बीच प्यार भरी बातें हो रही हैं। मंगलू मुंह फेरे रहा। कामिनी क्या कह रही थी? कुछ नहीं। मेरे बारे में कोई बात तो कर रही होगी। कह रही थी तुम्हारे मालिक से डर लगता है, मंगलू ने तीखे स्वर में कहा। तुम क्यों पूछ रहे हो? यूं ही।
भवतारा हौले से हंसा। कामिनी मुझे अच्छी लगती है, तुम्हें भी अच्छी लगती है क्या? वो बंदरी मुझे क्या अच्छी लगेगी, खामखा यहाँ आकर बैठ जाती है। मंगलू मुंह बनाकर कह उठा। भवतारा बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। मंगलू पीछे से भवतारा को खा जाने वाली नज़रों से देखता रहा। भवतारा ऐसे आगे बढ़ा जा रहा था जैसे कि उसे पता हो कि कहाँ जाना है। पुलिया से काफ़ी आगे जाकर उसने सड़क छोड़ी और कच्चे रास्ते पर उतर गया। सामने ही कच्चे पक्के मकानों की कॉलोनी नज़र आ रही थी। वहाँ पर लोग आते जाते और छोटे बच्चे खेलते नज़र आ रहे थे। हल्की सी धूप खिली हुई थी। वो कच्चा रास्ता पार करके भवतारा कॉलोनी की बाहरी सड़क पर आगे बढ़ गया। कुछ आगे सड़क किनारे झोपड़ी बनी हुई थी। पास ही दो पेड़ों की छांव में एक बूढ़ा सा आदमी टेबल लगाए प्रेस कर रहा था। भवतारा उसके पास आकर रुका। कपड़े प्रेस करने वाले ने गर्म प्रेस पत्थर पर रखते हुए उसे देखा। कहिए बाबूजी, वो बोला। किसका पता पूछना है? नाम क्या है तुम्हारा? भवतारा ने मधुर स्वर में पूछा। दीनू। वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। कामिनी तुम्हारी बेटी है? हाँ। वो अचकचाया। उससे कोई गलती हो गई बाबूजी? नहीं, मैं मंदिर में रहता हूँ। कामिनी वहाँ कपड़े देने आती है, देखा कई बार उसे। दीनू भवतारा को देखता रहा। मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। दीनू बिठाओगे नहीं मुझे? ज़रूर बिठाऊंगा। फिर उसने झोपड़ी की तरह मुंह करके आवाज़ लगाई। कामिनी, ओ कामिनी। आई बापू। झोपड़ी के भीतर से कामिनी की आवाज़ आई। कुर्सी लेकर आ, बैठने के लिए साहब आए हैं। चंद पलों बाद कामिनी फोल्डिंग चेयर उठाए झोपड़े से बाहर निकली। भवतारा को देखते ही वो ठिठकी। पहले चेहरे पर हैरानी आई, फिर नापसंदगी के भाव आ ठहरे। भवतारा उसे देखकर प्यार से मुस्कुराया। ला ला, कुर्सी ला, दीनू बोला। कामिनी अनमने मन से पास आई और पुरानी सी कुर्सी खोलकर रख दी। बैठो बाबूजी, और तू जा, साहब जी के लिए चाय बना ला, मंदिर से आए हैं। कामिनी बिना कुछ कहे वापस चली गई। भवतारा कुर्सी पर बैठा। दीनू उसके पास ही नीचे बैठता हुआ कह उठा। कहिए बाबूजी, वैसे मैं कपड़े ठीक से प्रेस करता हूँ, अगर कहीं कमी रह गई हो तो? ऐसी बात नहीं, भवतारा ने मुस्कुराकर मधुर स्वर में कहा। तो मुझे तुम्हारी बेटी कामिनी बहुत अच्छी लगी। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? दीनू हैरानी से कह उठा। क्यों, क्या मुझे तुम्हारी बेटी पसंद नहीं आ सकती? भवतारा उसी मधुर अंदाज में बोला। कहाँ आप, कहाँ हम, ये नहीं हो सकता। दीनू मुझ पर भरोसा रखो। नहीं बाबूजी, ये नहीं हो सकता। दीनू हाथ से रिलाता कह उठा। हम ठहरे गरीब झोपड़ी वाले, और मैंने तुमसे अभी तो जवाब नहीं मांगा। दीनू को समझ न आ रहा था कि क्या कहे और क्या न कहे। ये रख लो। भवतारा उसकी तरफ ब्रीफकेस बढ़ाता हुआ बोला। क्या है इसमें? दीनू अजीब से स्वर में बोला। भवतारा ने ब्रीफकेस खोला और उसे दिखाया। भीतर ठूसी नोटों की गड्डियाँ देखकर दीनू की गिग्गी बन गई। भवतारा ने ब्रीफकेस बंद करके दीनू के पास रखा और उठते हुए बोला। मैं फिर आऊँगा दीनू, मेरी बात मानोगे तो कामिनी राज करेगी, राज। भवतारा ने मधुर स्वर में कहा और वापस चल पड़ा। दीनू फटी फटी आंखों से पास रखे ब्रीफकेस को देखे जा रहा था। दीनू घबराया हड़बड़ाया सा ब्रीफकेस थामे झोपड़े में प्रविष्ट हुआ। कामिनी की माँ, ओ बसंती, चिल्ला क्यों रहा है बूढ़े? दिखता नहीं, तेरे सामने बैठी हूँ। 55 बरस की औरत पीली साड़ी पहने प्याज काट रही थी। पास ही कामिनी अपनी किताब खोले पन्ने पलट रही थी कि अपने बापू के हाथ में ब्रीफकेस देखकर उसकी आंखें सिकुड़ी। ये हाथ में छोटा बैग क्या थाम रखा है बापू?
कामिनी कह उठी। ये हमारा भाग्य है। दीनू खुशी से कहता पास ही बैठ गया। भाग्य? बूढ़ा पागल हो गया लगता है, बसंती ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। तुम भी पूरी बात सुनकर पागल हो जाओगी। ऐसा क्या? हाँ, तो बता क्या बात है? बसंती ने पूछा। बापू, ये बैग तो मैंने उस आदमी के हाथों में देखा था, कामिनी बोली। तू थोड़ी देर चुप रहेगी? दीनू ने कामिनी को झिड़का। कामिनी खामोश हो गई। दोनों ही दीनू को देख रही थी। दीनू ने कांपते हाथों से ब्रीफकेस खोला। ये देख, कितने सारे नोट। बसंती की आंखें फैल गई। ब्रीफकेस में पड़ी नोटों की गड्डियों को देखते ही हे राम, बसंती के होठों से निकला। बसंती के चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे थे, एकदम असली हैं। दीनू खुशी से बोला। क्यों बूढ़े, कहीं चोरी की तूने? बसंती एकाएक कह उठी। शुभ बोल शुभ। मैं क्या तेरे को चोर दिखता हूँ? किसी की कमीज की जेब से प्रेस करते वक्त 10 रुपये भी मिलते हैं तो मैं उसे वापस कर देता हूँ, जबकि तू कहती है कि रख लिया करो, लेकिन मैं वापस। अपनी बड़ाई मत कर बूढ़े, काम की बात बता। पैसे कहाँ से लिए? बसंती प्याज काटना भूल गई थी। साहब आया था अभी, वो दे गया। तूने उसे चाय भी नहीं पिलाई। क्यों दे गया वो? उसे कामिनी पसंद आ गई है। पसंद आ गई है? बसंती के होठों से निकला, जबकि कामिनी चौंक पड़ी थी। हाँ, वो कामिनी से शादी करना चाहता है। बूढ़ा है वो? नहीं, एकदम कड़क नौजवान सजीला है। कामिनी ने तो देखा भी है उसे। क्यों कामिनी? कामिनी हक्की बक्की थी। जवान है तो इतना पैसा काय को दिया? बहुत पैसा होगा उसके पास, तभी दिया। बड़ा अमीर लगता है वो। रहता कहाँ है? कह रहा था मंदिर में रहता है। कुछ दिन के लिए मंदिर में रहने आया होगा। हमारे तो भाग्य खुल गए। बसंती चमक भरी नज़रों से ब्रीफकेस में पड़ी नोटों की गड्डियों को देख रही थी। कितने पैसे हैं ये? पूछा बसंती ने। मुझे गिनने कहाँ आवे? कामिनी पढ़ी लिखी है, यही गिनती। मुझे नहीं करनी उससे शादी, कामिनी एकाएक कह उठी। क्यों? बसंती ने उसी पल तुनक कर पूछा। मुझे वो अच्छा नहीं लगता। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? बूढ़ा ठीक कहता है कि हमारा भाग्य खुल गया है। तू भी क्या प्रेस करने वाले से या ठेला खींचने वाले से ब्याह करेगी और सारी ज़िंदगी उसके साथ खराब कर देगी? तेरी शादी उसी से होगी, मैं नहीं करूँगी उससे। वो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो पैसे वाला है, देख तो कितना दे गया है। अभी तो वो और भी देगा, तुझे रानी बनाकर रखेगा। बोला तो। कामिनी ने उठते हुए पांव पटके। मैं उससे शादी नहीं करूँगी। तू क्या, तेरी माँ भी करेगी? दीनू उखड़कर बोला। तो माँ उससे शादी कर ले, मुझे नहीं करनी, कामिनी ने पांव पटकते हुए कहा और झोपड़े से बाहर निकल गई। देखा बूढ़े, कैसे नखरे दिखा रही है। अब तो टिड्डियों को भी मुँह में लग गई हैं, उड़ी जा रही हैं। सब्र रख, सब्र रख। क्या सब्र रखूं? पहली बार तो नोट देखे हैं और तू कहता है कि सब्र रख। कभी खाने देगा भी या नहीं? पेट भर के खाइयो, रिश्तेदारों को भी खिलाइयो, लेकिन सब्र रख। छोरी उखड़ी जा रही है, मना तो लेने दे उसे। तू फिक्र मत कर बूढ़े, मैं उसे सीधे रास्ते पर ले आऊँगी, प्यार से, डंडा दिखा के नहीं। छोरी जवान हो रही है, भाग गई तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। दुनिया की छोकरियां भागती हैं तो क्या मर जाते हैं? कामिनी को मैं समझा दूंगी, बसंती ने बाह नचाकर कहा। तू जाके कपड़े प्रेस कर, ग्राहकों को टेम पे देने हैं। कामिनी से कहना नोट गिनकर तो बताए कि कितने हैं। तू बाहर जाकर नोटों का डोल ना पीटता फिरियो, कहीं सुबह तक हमारी गर्दनें कटी पड़ी हों और काम खत्म हो जाए। मेरे को क्या बच्चा समझती है? जा बूढ़े जा, मेरा भेजा मत चाट। जरा नोटों पर हाथ फेर के
देख तो लूँ, कभी मेरे पे भी हाथ फेर लिया कर। मैं बेरी के सड़े पेड़, तेरे बदन पर कांटों के अलावा और क्या है जो हाथ फेरूं? सठिया गया है तू। दीनू ने बाहर निकल जाने में ही भलाई समझी। भवतारा और मंगलू कल की तरह आज भी सड़कों पर घूमते रहे। अब शाम हो रही थी। सूर्य पश्चिम की तरफ सरकता जा रहा था। लाली बढ़ती जा रही थी। आखिरकार मंगलू कह उठा, तुमने आज फिर थका दिया। भवतारा ने कुछ नहीं कहा। इस तरह घूमने में तुम्हें क्या मिलता है? मुझे अच्छा लगता है घूमना, तो मुझे अपने साथ क्यों रखते हो? मंगलू जल्लाया, तुम मेरे दोस्त हो, मेरे साथ नहीं रहोगे तो किधर रहोगे? भवतारा मुस्कुराकर बोला, दोस्त? क्यों, मेरे दोस्त नहीं हो क्या? तुम मुझे दौलत तो देते नहीं जो देने का वादा किया था, फिर दोस्त क्या हो तुम? पैसा, मेरी नज़रों में तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? तुमने करना क्या है पैसे का? पैसा आ जाने से इंसान अपने मकसद से भटक जाता है। क्या तुम भी भटकना चाहते हो? अजीब बातें कर रहे हो तुम। मेरा मकसद ही क्या है जो मैं भटक जाऊंगा? तुम्हारा मकसद मेरी सेवा करना है, एक दोस्त की तरह मेरा ख्याल रखना है। पैसा मिलते ही तुम भटक जाओगे, समझा? तुम ये सोचते हो कि तुमने मुझे पैसा दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? हाँ, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे पास ही तुम्हारी सेवा में रहूंगा। पक्का? हाँ, पक्का वादा। ठीक है, तो लाओ मुझे पैसा दो। तुम्हारे लिए तो पैसा बेकार की चीज़ है। क्यों? क्योंकि तुमने हर पल मेरी सेवा में रहना है। पैसे का तो इस्तेमाल करना ही नहीं है तुमने, फिर तुम्हें पैसे की चाह क्यों? मंगलू के चेहरे पर गुस्से के भाव उभरे। पैसा पास में होगा तो नींद अच्छी आती है, उसने कड़वे स्वर में कहा। मैं जानता हूँ, नींद तुम्हें वैसे भी अच्छी आती है। मैं सब समझता हूँ। तुम मुझे पैसा देना नहीं चाहते। नाराज क्यों होते हो मंगलू? कुछ दिन ठहर, मेरा पैसा आने वाला है, ज़रूर दूंगा तुम्हें। मंगलू नाराज सा दूसरी तरफ देखता रहा। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा तुम संभाल नहीं सकोगे। कब दोगे? जल्दी ही। मेरे कुछ काम है, वो पूरे हो लेने दो। मुझे बताओ, क्या काम है? बताने की ज़रूरत नहीं, वो मैंने ही पूरे करने हैं, भवतारा ने कहा। दोनों फुटपाथ पर आगे बढ़े जा रहे थे। सड़क पर वाहन आ जा रहे थे।